अस्सलामुअलैकुम। आज अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग का 18वां दिन है और पूरी दुनिया की नजरें इस कॉन्फ्लिक्ट पर टिकी हुई है। इसी बीच इंडिया का एक बड़ा कदम सामने आया है, जहां इंडियन टैंकर नंदा देवी गुजरात के वाडीनार पोर्ट जामनगर पहुंच चुका है। इस टैंकर में लगभग 46,500 मीट्रिक टन एलपीजी मौजूद है, जो एनर्जी सप्लाई के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, खासकर इस वक्त जब पूरे मिडिल ईस्ट टेंशन में है। ईरान के जो लीडर्स इंडिया के अंदर मौजूद है, उनका कहना है कि ये जो टैंकर्स आए हैं एलपीजी के, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आए हैं, बल्कि हमने इंडिया के आवाम का सपोर्ट देखा, उसके बाद हमने ये फैसला किया कि इंडिया के आवाम को ऐसे मुश्किल हालत में हम नहीं छोड़ सकते, इसीलिए इंडिया के आवाम के लिए हमने 2 टैंकर छोड़े हैं। इन सब के बीच इसराइल ने तेहरान पर अपने हमले और तेज कर दिए। इसराइली मिलिट्री ने कहा है कि उसने एक मैसिव वेव ऑफ स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं, जो ईरान के कैपिटल के अंदर के की इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। ये स्ट्राइक्स उन जगहों पर हो रही है जो ईरानियन रिजीम से लिंक्ड मानी जाती है और इससे सिचुएशन और ज्यादा एस्केलेट हो रही है। इंडिया भी इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अपने अलर्ट मोड पर आ चुका है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास इंडिया ने अपने 2 वारशिप डिप्लॉय किए हैं, जो इंडियन मर्चेंट शिप्स और ऑयल टैंकर्स को सिक्योरिटी देंगे। ये स्टेप इसलिए लिया गया है क्योंकि इस रूट से इंडिया की एनर्जी सप्लाई हेवीली डिपेंड करती है और कोई भी डिसरप्शन डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तेहरान के गवर्नर मोहम्मद सादिक के मुताबिक शहर में तबाही काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि लगभग 12,000 बिल्डिंग या तो पूरी तरह तबाह हो चुकी है या फिर हेवीली डैमेज हुई है। लोगों के घर, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लास्टिक फैसिलिटीज बुरी तरह इफेक्ट हुई है। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ने भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि रीजनल सिक्योरिटी कभी भी अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस से नहीं आ सकती। उनके मुताबिक मिडिल ईस्ट का निज़ाम बदलेगा, लेकिन अमेरिका के प्लान के मुताबिक नहीं, बल्कि रीजन के इस्लामिक कंट्रीज मिलकर अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिस्टम खुद बनाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी डिमांड किया है कि यूएस फोर्सेस को रीजन छोड़ देना चाहिए। ईरान के आईआरजीसी ने एक और बड़ा क्लेम किया है। उन्होंने 10 फॉरेनर्स को हिरासत में ले लिया है। इन लोगों पर सेंसिटिव जगहों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने और पॉसिबल ऑपरेशन की प्लानिंग का इल्जाम है, लेकिन इनकी नेशनलिटी डिस्क्लोज नहीं की गई। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। लेबनान में भी इसराइली जेट ने एक बिल्डिंग को टारगेट किया है, जहां पहले से इवैक्यूएशन वार्निंग दी गई थी। इसराइल का कहना है कि वह हिजबुल्लाह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। ग्लोबल लेवल पर भी इम्पैक्ट क्लियरली दिख रहा है। ईरान अपने वर्ल्ड कप मैचेस को यूएसए से मैक्सिको शिफ्ट करने के लिए फीफा से बात कर रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न काफी बढ़ गई है। बगदाद में भी सिचुएशन टेंस हो चुकी है, जहां यूएस फोर्सेस और ईरान बैक्ड ग्रुप के दरमियान क्रैशेस हुए हैं। मल्टीपल एक्सप्लोजन्स की वजह से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला ग्रीन जोन के पास हुआ, जो एक हाई सेंसिटिव एरिया माना जाता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑयल मार्केट पर पड़ा है। मिडिल ईस्ट का क्रूड ऑयल अब दुनिया का सबसे महंगा ऑयल बन चुका है। दुबई क्रूड लगभग $153 पर बैरल तक पहुंच गया है, जबकि ओमान ऑयल भी $148 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सप्लाई डिस्ट्रप्शन और वार के डर की वजह से प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। थाईलैंड जैसा मुल्क अब अल्टरनेटिव सोर्सेस ढूंढ रहा है और रशिया के ऑयल खरीदने की बात कर रहा है। उनका कहना है कि उनके पास फिलहाल 95 से 100 दिन का स्टॉक है, लेकिन फ्यूचर के लिए अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। यूएई के फुजैरा पोर्ट के पास एक ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है, जिसे अननोन ऑब्जेक्ट से हिट किया गया। शिप को माइनर डैमेज हुआ, लेकिन कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। इसके साथ एक ड्रोन हमले की वजह से फुजैरा के ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लग गई। कतर के कैपिटल दोहा में भी मिसाइल इंटरसेप्शन रिपोर्ट हुई है और लोगों को घरों के अंदर रहने की एडवाइजरी दी गई है, क्योंकि लॉर्ड एक्सप्लोजन्स की आवाजें सुनाई दे रही है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक सिर्फ 2 हफ्तों में लगभग 4765 लोग या तो शहीद हो गए हैं या जख्मी हैं, जिनमें 2005 बच्चे भी शामिल हैं और 20 हॉस्पिटल्स, 36 स्कूल और 98 रेसिडेंशियल एरियाज डैमेज हुए हैं। 3.2 मिलियन लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। ईरान ने कहा है कि वो यूएस और इसराइल से कंपनसेशन मांगेगा उन हमले के लिए जिसमें एक स्कूल पर हमला हुआ और 160 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल है। कुवैत ने भी एक्शन लेते हुए 16 लोगों को अरेस्ट किया है, जो हिजबुल्लाह से लिंक्ड बताए जा रहे हैं। उन पर सोबोटेट प्लानिंग का इल्जाम है। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टेटमेंट में काफी अग्रेसिव टोन दिखाया है। ट्रंप ने कहा है कि इसराइल कभी न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा। साथ ही उसने ये भी कहा है कि ईरान के नए लीडर की कंडीशन अनक्लियर है। कुछ रिपोर्ट्स में कहते हैं कि वो जिंदा है, कुछ कहते हैं इंजर्ड है या मिसिंग है। ट्रंप ने ईरान पर डिसइंफॉर्मेशन और एआई प्रोपेगेंडा का भी इल्जाम लगाया और हिजबुल्लाह के बारे में कहा कि उन्हें रैपिडली एलिमिनेट किया जा रहा है। एक और शॉकिंग स्टेटमेंट में ट्रंप ने हिंट दिया है कि यूएस ईरान के खार्ग आइलैंड पर कंट्रोल लेने के बारे में भी सोच रहा है, जो ईरान के ऑयल इकोनॉमी का हार्ट माना जाता है। उन्होंने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करना जरूरी है और इसलिए एक्सट्रीम स्टेप लिए जा सकते हैं। यहाँ तक कि ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में भी अमेरिका सोच रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान ने अपने पड़ोसी मुल्कों पर भी हमले किए हैं। ये अफसोस की बात है, इंक्लूडिंग यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत और बहरीन। उसके मुताबिक उसने कभी ये नहीं सोचा था कि ईरान पड़ोसी मुल्क पर हमला करेगा। बस यही सोच रहा था कि ईरान जो है बस इसराइल और अमेरिका को निशाना बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
पूरा रीजन इस वक्त एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के दौर से गुजर रहा है, जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, चाहे वो ऑयल प्राइसेस हो, ग्लोबल सिक्योरिटी हो या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो आज से 2 हफ्ते पहले जो जंग शुरू हुई थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, इसका एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जल्दी अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या वाकई ये जंग खत्म होने वाली है या फिर एक और सियासी बयान दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक खास तौर पर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ईरान ने अपनी तरफ से हमले जारी रखे, समुद्री रास्तों पर हमले करता रहा या फिर बदला लेने की कोशिश करता रहा, तो फिर ये जंग खत्म नहीं होगी बल्कि और ज़्यादा खतरनाक मोड़ ले सकती है। अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों के बाद ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान ज़रूर पहुंचा है। ईरान की नेवी का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है, उनके मिसाइल काफ़ी हद तक ख़त्म किए जा चुके हैं और इनके कई टॉप लीडर्स भी मारे जा चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान का जो निज़ाम है, जो हुकूमत है, वो अभी भी कायम है। रिजीम चेंज जो ट्रंप का एक बड़ा मकसद था वो अभी तक हासिल नहीं हो सका। इस जंग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसका इम्पैक्ट अमेरिका के अंदर भी नजर आना शुरू हो गया है। पेट्रोल की कीमतें लगभग 25% तक बढ़ चुकी है अमेरिका में, जो आम लोगों के लिए एक बड़ा बोझ बन चुका है। किसानों के लिए फर्टिलाइजर महंगा हो गया है और सबसे अहम बात, अब तक 13 अमेरिकन सोल्जर्स की जान जा चुकी है। ट्रंप ने कहा था कि एक भी अमेरिकन सोल्जर्स की जान नहीं जाएगी। अब ट्रंप के लिए प्रॉब्लम यह है कि इनके अपनी पार्टी के लोग भी इन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि जंग को जल्द खत्म किया जाए और मुल्क की इकनॉमी पर फोकस किया जाए, क्योंकि नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन भी होने वाले हैं और अगर आवाम महंगाई और जंग से परेशान रही तो इसका सियासी नुकसान ट्रंप को उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने भी ये दिखा दिया है कि वो अभी भी कमजोर नहीं हुआ। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की एक्टिविटी ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। ये एक बहुत अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का ज्यादातर ऑयल गुजरता है। अगर ये डिस्टर्बेंस होती रही तो ग्लोबल ऑयल मार्केट और हिल सकता है। ईरान ने सिग्नल दिया है कि वो यहां से गुजरने वाले शिप्स पर हमला कर सकता है और इसी वजह से ये क्लियर नहीं है कि अगर अमेरिका जंग रोक भी दे तो भी ऑयल प्राइसेस तुरंत नीचे आएंगे या नहीं, क्योंकि असल कंट्रोल अब सिचुएशन पर नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी पर है। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज जो अमेरिका के पुराने अलायंस है और जहां अमेरिकन मिलिट्री बेसेस भी है, वो भी अब खतरे में आ गए हैं। ईरान के हमले उन तक भी पहुंच सकते हैं जो इस पूरे रीजन को और ज्यादा अनस्टेबल बना देते हैं। ट्रंप बार बार ये कहता रहा है कि उसका पूरा कंट्रोल इस जंग पर है। उसने फॉक्स न्यूज़ रेडियो पर कहा है कि जंग अब खत्म होगी जब वो चाहेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जंग जीतना और किसी मुल्क के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देना, ये 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं और इस वक्त जो हालात बन रहे हैं उससे लगता है कि ईरान के अंदर जो सख्त सोच वाली लोग हैं वो और ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये भी खतरा बढ़ गया है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और तेज कर दे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अभी भी लगभग 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, जो अमेरिका और उसके अलायंस के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। यह यूरेनियम ईरान के लिए एक तरह का स्ट्रैटेजिक हथियार है जिसके जरिए वो अपनी हिफाजत करने की पूरी कोशिश कर सकता है, लेकिन ये भी क्लियर नहीं है कि ईरान इस यूरेनियम तक आसानी से पहुंच पा रहा है या नहीं, क्योंकि अमेरिकन हमलों के बाद न्यूक्लियर साइट पर मलबा गिर चुका है। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या ईरानियन साइंटिस्ट इतनी जल्दी इस यूरेनियम को न्यूक्लियर वेपन या रेडियो एक्टिव बॉम्ब में तब्दील कर सकते हैं या नहीं। मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट का कहना है कि ये जंग हालात को बेहतर नहीं बल्कि और ज्यादा पेचीदा बना रहे। ईरान हमेशा से अमेरिका के लिए एक चैलेंज रहा है, चाहे वो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, उसका रीजनल अलायंस हो या फिर उस पर लगने वाले टेररिज्म के इल्जाम। तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जंग इनडायरेक्टली ईरान जीत चुका है, क्योंकि ईरान ने जो कहा है वो करके दिखाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया था, बंद कर दिया। ये कह दिया था कि एक जहाज भी नहीं जाएगा, एक जहाज भी नहीं जा रहा। और ईरान हमले लगातार कर रहा है इसराइल के ऊपर। कल रात में भी कई ज़्यादा टेल अवीव के ऊपर हमले हुए, इसके काफ़ी सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं और अभी भी ईरान अरब मुल्कों पर भी हमला कर रहा है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा घर और मेरा मिंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरा हौज पर होगा। बुखारी 1196। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।